तो चातुरार्थिक प्रत्यय आप सबने पढ़ लिए, और चातुरार्थिक प्रत्यय जो थे वो देश अभिधेय होने पर, ठीक है ना, और जो देशों के नाम रखे जाते हैं तो या तो उनके द्वारा बसाया गया है, या फिर वहां पर उनका निवास स्थान है, या किसी नदी पर्वत वृक्ष इत्यादि के समीप का जो स्थान है, तो इन्हीं सब का आधार बना करके, है ना, नाम रखे जाते हैं। अभी मुगल काल में भी क्या हुआ है कि जिसने जिसको वो करके विजय प्राप्त करके उसको कर लिया, या उसके द्वारा वो पूरे जंगल इत्यादि काट करके कोई नगरी बसा दी, कोई गांव बसा दिया गया, तो उनके नाम पे नाम रख दिए गए। तो इसी तरह से ये चातुरार्थिक प्रत्यय जो है वो लगभग देश से ही संबंधित है। अब आगे का जो प्रकरण चलेगा वो शैक्षिक प्रकरण होगा। क्या कहलाएगा वो प्रकरण? शैक्षिक प्रकरण होगा। सूत्र है शेषे। शेषे सप्तमी का एक वचन। तो यह जो है यह अधिकार सूत्र भी है और विधि सूत्र भी है। ये अधिकार सूत्र भी और विधि सूत्र भी है। तो अर्थ करेंगे सूत्र का हम लोग। शेषे, है ना, क्या करेंगे? इतोग्रे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः शेषे अर्थे भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः। कि यहाँ से आगे कहे हुए जो प्रत्यय हैं वो शेष में होंगे, है ना, यानी शेष अर्थों में होंगे, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। तो अब सबसे पहली बात आती है कि शेष क्या है। सबसे पहली बात क्या आती है? शेष क्या है। तो शेष के लिए आप समझ लीजिए, सबसे पहले जब चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले किस अर्थ में प्रत्यय आने प्रारंभ हुए? अपत्यार्थ में। सबसे पहले किस में प्रत्यय हुए हैं? अपत्यार्थ में। और सबसे अंतिम प्रत्यय आपने कौन सा पढ़ा? चातुरार्थिक। तो अपत्यादिभ्यः चतुरर्थ पर्यंतेभ्यः, है ना, अपत्यादिभ्यः चतुरर्थ पर्यंतेभ्यः यह अन्य अर्थः सह शेषः। ये अपत्यादियों से लेकर के चातुरर्थ पर्यंत जो प्रत्यय हो गए उनसे जो अन्य प्रत्यय होंगे वो क्या कहलाएंगे? शेष कहलाएंगे। तो अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है कि प्रकृति प्रत्यय एक साथ आपको बताते जाएंगे और उसके बाद बीच बीच में अर्थों का भी निर्देश किया जाएगा। तो आगे के जो प्रत्यय होंगे वो उस प्रकृति से वही प्रत्यय होगा सभी शैक्षिक अर्थों में। शैक्षिक अर्थ कौन से हो जाएंगे? चतुर्थ अध्याय में अपत्यादि से लेकर के चतुरर्थ पर्यंत जो अर्थ विधान कर दिए गए, अब उनके आगे जो अर्थ आएंगे, जैसे तस्य समूहः, तस्येदं, तत्र भवः, तत आगतः इत्यादि बहुत सारे इस प्रकार के अर्थ आएंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? शेष कहलाएंगे। ठीक है। और आगे के जो भी प्रकृति प्रत्यय हैं वो क्या होंगे? हर अर्थ में उसी प्रकृति से वो प्रत्यय होता जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे क्या है? जैसे तस्य समूह है, तस्य समूह के बाद सूत्र है गोत्रोक शोष्टो रभ्र राजन्य इत्यादि। तो वो जो अर्थ है, वो जो प्रकृति प्रत्यय का निर्देश किया गया वो केवल समूह अर्थ के लिए हो गया कि समूह अर्थ में उनसे ये प्रत्यय हो जाएगा। फिर आगे अर्थ का निर्देश कर देंगे, फिर आगे अर्थ का निर्देश करके यथा विहितम प्रत्यय भवति करेंगे। आप बिल्कुल इसको वैसे समझो कि आपको जो हमने प्राग्दिव्यतोण बताया उसके बाद फिर द्वितीय 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 स्त्री पुंसाभ्याम उत्सादिभ्यो, तो आगे के जितने भी अर्थ थे उन सब अर्थों में क्या हो रहा था? उस प्रकृति से वही प्रत्यय हो रहा था, उस प्रकृति से वही प्रत्यय हो रहा था। इसलिए हम लोग अर्थ क्या करते थे? यथा विहितम प्रत्ययो भवति। क्या अर्थ कर रहे थे? यथा विहितम प्रत्ययो भवति, यानी जिससे जो विधान है वो प्रत्यय हो जाएगा। तो ये अर्थ हम कहाँ पर कर रहे थे? जहाँ पर अर्थ वाले जो निर्देश सूत्र थे, जैसे तस्यापत्यम, संस्कृतम भक्षाः इत्यादि में। और जहाँ विशेष प्रकृति से विशेष प्रत्यय विधान कर रहा था वहां पर तत्त प्रत्ययों का हम लोग उच्चारण कर रहे थे। इसी प्रकार आगे भी चलेगा। जैसे तस्य समूह है तो हम कहेंगे कि षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् समूह इति तस्मिन् अर्थे यथाविहितम प्रत्यय भवति। अब यथाविहित के अंतर्गत क्या आएगा? ये जो पूरा आपका राष्ट्रावार पारक घखौ से लेकर के आगे अर्थ जहाँ से निर्देश प्रारंभ हुए हैं वहां तक जितने भी प्रकृति प्रत्ययों का निर्देश कर दिया गया उन अर्थों में उस प्रकृति से वही प्रत्यय होगा। अर्थ कोई भी होगा किंतु प्रकृति प्रत्यय वही रहेंगे। जैसे आपका स्त्री पुंस से न और स्नेह प्रत्यय हो रहे थे। बात समझ में आ गई।
तो ये जो सूत्र है ये अभी हमने अधिकार अर्थ में किया। ये हमने क्या माना, इस सूत्र को अधिकार सूत्र माना कि इसके आगे के जो भी प्रत्यय विधान किए जाएंगे वे शेष अर्थों में होंगे। शेष अर्थ कौन से हो गए, अपत्यादि से लेकर के चतुर्थ पर्यंत जो अर्थ विधान कर दिए उनमें ये प्रकृति प्रत्यय नहीं लगेंगे, किंतु उसके आगे जो अर्थों का निर्देश चलेगा उन सभी अर्थों में इस प्रकृति से वही वही प्रत्यय विधान किए जाएंगे। इतने समझ में आ गए। अब आप पहले इसका उदाहरण समझ लीजिए। जैसे आगे सूत्र आ रहा है राष्ट्रावार पारा घ। इसने कहा राष्ट्र और अवार पार इन प्रातिपदिकों से घ और ख प्रत्यय होगा यथा संख्या। अब ये जो प्रत्यय है, ठीक है ना, ये केवल किस अर्थ में होगा, अर्थ का तो निर्देश किया नहीं, तो शेष सभी अर्थों में। कौन से शेष अर्थों में, तो अब आगे देखिए कहाँ तक केवल प्रकृति प्रत्यय का निर्देश चला रहा है आपका। ये युष्म दस्मदो इत्यादि पूरा। सबसे पहला अर्थ आया आपका तत्र जातः। कौन सा अर्थ आया सबसे पहला, तत्र जातः। फिर उसके बाद आएगा तत्र भवः, फिर उसके बाद ये प्राय भवः संभूते। तो ये सब अर्थों का निर्देश है। तो अब तत्र जातः में हम क्या प्रत्यय करेंगे, इसका अर्थ करेंगे सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् जातः इत्ये तस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति। अब प्रत्यय क्या होगा, राष्ट्रे जातः इति राष्ट्रीयः। फिर भव अर्थ में भी वही कर देंगे, राष्ट्रे भवः इति राष्ट्रीयः। आगे समझ में। और इधर क्या अर्थ करेंगे, राष्ट्र अवार पार इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम शैषिकः घ ख इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। शैषिक का अर्थ क्या होता जाएगा कि शेष सभी अर्थों में ये दोनों प्रत्यय होंगे। शेष सभी अर्थों में ये प्रत्यय होंगे। तो दोनों तरफ से बात समझ में आ गई कि इधर प्रकृति प्रत्यय का निर्देश कर दिया है, आगे अर्थों का निर्देश कर दिया है। तो उन सभी अर्थों में ये प्रकृति, इन प्रकृतियों से यही प्रत्यय होते जाएंगे और इन प्रकृतियों से ये प्रत्यय आगे के सभी अर्थों में यही प्रत्यय होंगे। उन प्रत्ययों में परिवर्तन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो हमने आपको बताया, ये हमने जब इस सूत्र को क्या माना है, अधिकार सूत्र माना। क्या माना, अधिकार सूत्र माना। अब हमने इसको विधि सूत्र भी माना। अब हमने इसको क्या माना, विधि सूत्र माना। विधि सूत्र मानने पे क्या होगा कि जिन अर्थों का निर्देश अष्टाध्यायी में भी नहीं किया गया, तस्य समूह तत्र जाता तत्र भवः इत्यादि जो अर्थ हैं ये तो अष्टाध्यायी में है, किंतु कुछ ऐसे भी अर्थ हैं जिनका निर्देश अष्टाध्यायी में भी नहीं किया गया। तो अष्टाध्यायी में जो अर्थ निर्देश किए गए उनसे जो शेष, उन अर्थों में भी ये प्रत्यय होंगे। तब हम शेष सूत्र को क्या मान लेंगे, विधि सूत्र मानेंगे कि शेषे अर्थे, है ना, अग्रिमाः प्रत्ययाः भवन्ति। इतोग्रे वक्ष्यमाणः प्रत्ययाः शेषे अर्थे भवन्ति। अर्थ वही रहेगा, किंतु एक बार वो अधिकार रूप में रहेगा और एक बार विधि अर्थ में रहेगा, विधि रूप में रहेगा। और विधि रूप में जब मानेंगे तब क्या होगा, अष्टाध्यायी में जिन अर्थों का निर्देश नहीं किया गया उन अर्थों में भी तत्त सूत्रों से, प्रातिपदिकों से तत्त प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी उसका भी हम आपको बता देते हैं। तो राष्ट्र का समझ में आ गया, राष्ट्रे जातः इति, राष्ट्रे भवः इति, राष्ट्रे भक्ति अस्य इति, राष्ट्रस्य अयम् इति, राष्ट्रीय। समझ में आ गया। और इसी प्रकार से आगे सूत्र ग्रामाद्यखयम्, तो ग्रामे जातः इति ग्राम्यः ग्रामीणः, ग्रामे भवः इति ग्रामे प्राय भवः इति ग्रामीणः, ग्रामस्य इदम् इति ग्राम्यम ग्रामीणम। जो भी आगे अर्थ निर्देश किए गए उस प्रातिपदिक से वही वही प्रत्यय सभी अर्थों में होते जाएंगे। ठीक है, और अब हमने उसको ले लिया। ठीक है, तो अब जैसे इसका है अश्वहि उह्यते इति आश्वो रथः। अब पूरे अष्टाध्यायी में उह्यते इस अर्थ में कोई प्रत्यय विधान नहीं किया गया, नहीं निर्देश किया गया। ठीक है, किंतु अष्टाध्यायी शेष सूत्र को हमने क्या माना, विधि सूत्र माना। और जब हमने इसको विधि सूत्र माना तब क्या अर्थ हो जाएगा इसका कि अष्टाध्यायी में भी जिन सूत्रों का अर्थ नहीं है उनका
उन अर्थों में भी तत्त प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें अण प्रत्यय हमने कर लिया। अश्वहि उह्यते इति आश्वो रथः। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उह्यते, गम्यते, इस प्रकार के कई अर्थ ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनका कहीं निर्देश नहीं किया गया है। पुनरपि, और अर्थ प्रत्यय कौन सा होगा सामान्य रूप से? अण। यदि कोई विशेष प्रत्यय विधान नहीं किया गया है उससे, तो फिर क्या हो जाएगा? सभी से अण प्रत्यय हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई शेष सूत्र की। अब ये मतलब एक प्रक्रिया है। अब क्योंकि हम आगे अर्थ करेंगे शैशिकः शैशिकः, तो ये शैशिक क्या है और कैसे एक ही प्रकृति से वही प्रत्यय इतने सारे अर्थों में हो जाता है, वो भी समझ में आ गया। ठीक है कि नहीं? तो ये कितनी बड़ी वैज्ञानिकता है। आप सोचो कि नहीं तो हमको क्या करना पड़ता पाणिनि को, राष्ट्रावार पारात घकऊ से लेकर के तत्र जातः से पहले पहले तक के जितने सूत्र हैं वो सारे सूत्र आपको तत्र जातः के बाद भी रखने पड़ते, फिर तस्येदम के बाद भी कहने पड़ते, उसके बाद तत्र भवः के बाद भी कहने पड़ते कि नहीं कहने पड़ते? कि क्योंकि आपको सभी अर्थों में वही वही प्रत्यय चाहिए, सभी अर्थों में उसी प्रकृति से वो प्रत्यय चाहिए। तो जितने अर्थों का निर्देश किया गया सभी अर्थों के बाद वो पूरा पूरा प्रकरण पढ़ना पड़ता, तभी तो जाकर के समाधान हो सकता था। इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई कि ये वहां पर एक बार बता दो कि आगे के सभी प्रकृति प्रत्यय शेष सभी अर्थों में हो जाएंगे। एक सूत्र से ये बात कह दी और अब उसके बाद एक बार प्रकृति प्रत्यय का निर्देश कर दिया। अब जितने भी अर्थ आप ले लीजिए सभी अर्थों में क्या हो जाएंगे? वो प्रकृति प्रत्यय होते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से? तो यही शेष सूत्र है। तो अब जैसे इसकी जो प्रक्रिया है आप इसको लिख लेना, है ना। ये मतलब इसीलिए इन्हीं को व्याख्या सूत्र बोलते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा उतना विशेष नहीं होगा, किंतु अभी तत्काल का पढ़ा हुआ होता है तो आप इसको लिख लेंगे। और इसकी जो प्रक्रिया है इसकी आवश्यकता क्यों हुई वो भी आपको बता दिया कि यदि इस प्रकार से इसकी नहीं व्यवस्था करते तो सभी अर्थों के बाद इतने इतने सूत्रों को बार बार पढ़ना पड़ता। इसलिए एक साथ इन सूत्रों को पढ़ दिया और आगे के सभी अर्थों में तत्त प्रत्यय होते जाएंगे। तो ये तो हो गया शेष सूत्र। तो विधि सूत्र भी है ये और अधिकार सूत्र भी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रावार पारात घखौ। राष्ट्रावार पारात पंचमी का एक वचन, घखौ प्रथमा का द्विवचन। समास करिए। राष्ट्र शब्द कौन सा लिंग है? कौन सा लिंग है? हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। शब्दों के लिंग हमेशा याद रखा करिए। एक बार आपको बता दिया जाए कि ये शब्द इस लिंग वाला है तो उसको फिर आपको याद रखना चाहिए। राष्ट्रंच अवार पारंच, राष्ट्रंच अवार पारंच इति राष्ट्रावार पारम, तस्मात् राष्ट्रावार पारात् घश्च खश्च इति घखौ। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्ति शेषे की चलेगी, यहाँ प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। राष्ट्र अवार पार इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम, है ना, घ ख इत्येतौ प्रत्ययो भवतः शेषे। अब शेषे कही चाहे जाता दिशु अर्थेषु कहिए, किंतु शेषे सूत्र में निर्देश कर दिया तो आप शेषे से ही समझ जाना कि जातादि अर्थों में। तो राष्ट्र और अवार पार प्रातिपदिकों से यथा संख्य घ और ख प्रत्यय होता है सभी शेष अर्थों में। तो राष्ट्रे जाता इति राष्ट्रीयः, राष्ट्रे भवः इति राष्ट्रस्य इदम् इति राष्ट्रीयम्। इसी प्रकार अवार पार से क्या होगा? ख क्या बनेगा? अवार पारे जाता इति अवार पारीणः, राष्ट्रे जाता इति अवार पारीणः, अवारे पारे जाता इति अवार पारीणः, अवार पारस्य इदम् इति अवार पारीणम्, अवार पारे भवः इति अवार पारीणः। हाँ, ठीक है ना। तो और अवार पार में एक बात और ये कही गई है कि अवार पार शब्द जो वो समुदाय में भी होगा और अवारे जाता इति अवारीणः और पारे जाता इति पारीणः, पारावारीणः हर तरफ से लिया जाएगा। इसको संघात भी लेंगे, विगृहित भी लेंगे
और विपरीत भी लेंगे। संघात, विगृहीत और विपरीत। विपरीत का मतलब क्या हो गया? पारावरीणः। संघात का मतलब क्या हो गया? अवार पारीणः। और विगृहीत का मतलब क्या हो गया? अवारीणः और पारीणः। तो किसी भी रूप में इससे जब आप अर्थ करेंगे तो इस प्रकार से कार्य होता जाएगा। आगे समझ में? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि देखो अवार पार शब्द भी कैसे बना? अवारंच पारंच। तो इसमें क्या है? पार शब्द जो है वो अल्पाच है। द्वंद्व समास में अल्पाच का पूर्व में निपात होता है। अल्पाच तरम के अल्पाच है जिसमें उसका हम पूर्व में निपात करेंगे। किंतु यहाँ पर क्या किया पाणिनि ने? अवार यानी जो बहुवचन है उसका पूर्व में निपात कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं? व्यभिचार। सूत्र का क्या हो गया? ये व्यभिचार। यानी सूत्र ने जैसा कहा था वैसा नियम न पालन करके उसको विपरीत कर दिया। तो एक नियम विपरीत करने के पीछे कुछ विशेष प्रयोजन है। पाणिनि ने यदि अपने नियम का स्वयं ही विघात किया है, पाणिनि ने क्या किया है? अपने नियम का स्वयं यदि विघात किया है तो उसके पीछे उद्देश्य है। उसके पीछे उद्देश्य क्या है? कि कुछ विशेष वो निर्देश देना चाहते हैं। क्या विशेष निर्देश देना चाहते हैं? कि यहाँ पर अवार पार शब्द से संघात, विगृहीत एवं विपरीत सभी प्रकार से प्रत्यय विधि होगी। तो अवार पारेणः, पारावरीणः, अवारीणः और पारेणः सभी का प्रयोग होगा। आगे समझ में? अगले सूत्र में आ जाते हैं हम लोग। ग्रामात यखयों। ग्रामात पंचमी का एक वचन, यखयों प्रथमा का द्विवचन। यश्च खश्च इति यखयों। ग्राम प्रातिपदिका। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि आप कोई षष्ठी समर्थ निर्धारित नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब जो अर्थ होगा तब वो सप्तमी समर्थ, षष्ठी समर्थ आप लगा लेंगे। यदि आगता है तो पंचमी समर्थ हो जाएगा, भवः है तो सप्तमी समर्थ हो जाएगा, समूह है, तस्येदम इत्यादि है तो षष्ठी समर्थ हो जाएगा। तो इसलिए अर्थों का क्या होता जाएगा? परिवर्तन होने से समर्थ विभक्तियां भी क्या हो जाएंगी? परिवर्तित हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर उसके अलावा इतना ही अर्थ करना है कि इस प्रातिपदिक से ये प्रत्यय होता है। तो ग्राम प्रातिपदिका शैषिकः यखयों प्रत्ययौ भवतः। ग्राम प्रातिपदिक से शैषिक या और खय प्रत्यय होते हैं। तो ग्रामे भव इति ग्राम्यः, ग्रामे जात इति ग्राम्यः और ग्रामीणः। सिद्धि कैसे हो जाएगी? या में तो कोई परेशानी नहीं है। ग्राम्य यस्यति च ग्राम्य, खा को क्या हो जाएगा? ईन, आई नहीं यह से और नत होकर के बन जाएगा ग्रामीणः। कत्र्यादिभ्यो ढकें। कत्र्यादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, ढकें प्रथमा का एक वचन। कत्र्यादिर्येषां ते कत्र्यादयः तेभ्यः। कत्र्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शैषिकः ढकें प्रत्ययः परश्च। कत्र्यादि प्रातिपदिकों से शैषिक ढकें प्रत्यय होता है और वह परे होता है। उदाहरण बनाइए, क्या बन जाएगा? कत्री से ढकें करिए। कत्रौ जाता है कात्रेयकः। कत्री आगे ढकें, ये थोड़े से वृद्धि हो गई। कात्री, ढा को क्या आदेश हो गया? ए। और आपको मालूम है कि प्रत्यय के आदि को ही ए होता है, तो क्या ढा को ए होगा? आगे का क्या बच गया? अक। तो क्या हो गया? एयक बन गया और ई का यस्य पीछे से लोप हो जाएगा। कात्र एयक कात्रेयक। ठीक है। कुलकुक्षि ग्रीवाभ्याः श्वास्यलंकारेषु। कुलकुक्षि ग्रीवाभ्याः पंचमी का बहुवचन, श्वास्यलंकारेषु सप्तमी का बहुवचन। समास कर लीजिए आप लोग। कुल शब्द नपुंसक लिंग है। ठीक है ना? कुलंच कुक्षिश्च इति ताभ्यः। और आगे उसमें करिए। नहीं, कैसे रूप चलते हैं? रूप कैसे चलेंगे? श्वा के श्वा, श्वानो, श्वानः। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो रूप चलता है उस मूल शब्द का, उसको लिया करो। तो क्या बनेगा? श्वाच। आगे श्वा के बाद क्या निकलेगा? असि। श्वाच असिश्च अलंकारश्च इति
अलंकाराः तेषु अलंकारेषु। ठीक है ना। चलो अर्थ कर दीजिए सूत्र का। कुल कुक्षि ग्रीवा इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यथा संख्यम श्वन असि अलंकार इत्येतेषु वाच्येषु। अर्थ तो आपके शैक्षिक रहेंगे और ये क्या होंगे, अभिधेय अथवा वाच्य। इसलिए इत्येतेषु वाच्येषु या फिर अभिधेयेषु यथा संख्यम, यथा संख्य नहीं है, यथा संख्यम इत्येतेषु अभिधेयेषु शैक्षिकः ढके प्रत्यय परश्च भवति। कुल कुक्षि ग्रीवा प्रातिपदिकों से क्रमशः श्वा असि और अलंकार अभिधेय हो रहा हो तो क्या होता है, ढके प्रत्यय होता है शैक्षिक। ठीक है ना। तो बना लीजिए, कुले जाता है इति या कुले भव इति कौलेयकः। अब एक ध्यान आप लोगों को और रखना होगा कि आवश्यक नहीं कि हर शब्द में सारे अर्थ घटे। किसी में सारे अर्थ घट सकते हैं, किसी में कोई अर्थ घट सकता है। तो जिसमें सारे घट जाएंगे सारे लगा लेना, जिसमें और एक साथ भी हमें सारे नहीं प्रयोग करने होंगे। जब जिस अर्थ में प्रयोग करना होगा उसके अनुसार हम कार्य कर लेंगे। तो कुले भव इति कौलेयकः किम श्वा। कुल मने परिवार। अरे तो परिवार में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सबको कौलेयक नहीं कहेंगे। हाँ, किंतु परिवार का जो पालतू कुत्ता होगा उसको क्या कहा जाएगा, कौलेयकः श्वा, यानी ये पालतू कुत्ता। इसी प्रकार से कुक्षी से क्या बन जाएगा, कौक्षेयकः असि। कुक्षी मने म्यान रहती है ना यहाँ पर है, तो जो कुक्षी में म्यान में हर समय तलवार रहे उसको क्या कहेंगे, कौक्षेयकः असि। और ग्रीवायाम भव इति ग्रैवेयकः अलंकारः। ठीक है ना। तो जो गले का हार वगैरह होता है आजकल उसको नेकलेस बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो नेकलेस है, माला है, इन सब चीजों को क्या बोल देंगे, ग्रैवेयकः, क्योंकि गले में पहनने वाली सब चीजें हैं उसको कह देंगे ग्रैवेयकः। सिद्धि में कोई परेशानी नहीं, नियत होने से वृद्धि होगी। ढ को ए आदेश होकर के ये जीवन स्थिति चला लगेगा, ग्रैवेयकः। नद्यादिभ्यो ढक, नद्यादिभ्य पंचमी का बहुवचन, ढक प्रथमा का नदी आदि येषां ते नद्यादयः तेभ्यः नद्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः शैक्षिकः ढक प्रत्यय परश्च। नद्यादि प्रातिपदिकों से शैक्षिक ढक प्रत्यय होता है। तो बनाओ क्या बनेगा, नद्यां भव इति नादेयः, नद्याः इदम् इति नादेयम्। इस वर्ष से मही शब्द भी इसी में है, तो माँ है, यम मही मतलब पृथ्वी है। इस प्रकार वाराणसेयम भी इसी में है ना। नद्यादिभ्यो ढक। ठीक है ना। तो नद्यादि गण में ही वाराणसी शब्द भी है। और आप लोगों ने सुना होगा वाराणसेय संस्कृत संस्थान, वाराणसेय संस्कृत, ये जो अपना संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है ये पहले क्या था, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद जब संपूर्णानंद जी इसके वो बने, कुलपति बने और उन्होंने उसका विशेष विस्तार किया, तब से उसका नाम क्या बन गया, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो वाराणसेय, तो वाराणस्यां भव इति वाराणसेयः, वाराणस्याः इदमिति वाराणसेयम्, वाराणस्यां जातः इति वाराणसेयः। तो इस प्रकार से आप लोग तो वाराणसी की ही हैं, वाराणसी की हैं नहीं, अच्छा इतने वर्ष वाराणसी में रह रहे और वाराणसी के नहीं हो कह रहे। तो वाराणसी आ गया समझ में। चलिए आगे, दक्षिणा पश्चात पुरस्त्य, दक्षिणा पश्चात पुरस्त्य पंचमी का एक वचन, त्यक प्रथमा का एक वचन। तो दक्षिणाच पश्चात पुरश्च इति दक्षिणा पश्चात पुरः तस्मात् पुरसः। देखना आज कितने अच्छे शब्द बनने वाले हैं इस सूत्र में। दक्षिणा पश्चात पुरस इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शैक्षिकः त्यक् प्रत्ययः परश्च भवति। दक्षिणा पश्चात और पुरस प्रातिपदिकों से जातादि अर्थों में या शैक्षिक अर्थों में त्यक् प्रत्यय होगा। ठीक है ना। तो बनाओ उदाहरण, दक्षिणा से क्या बनेगा, दाक्षिणात्य। दाक्षिणात्य शब्द सुना है ना, दाक्षिणात्य शैली से
वेद पाठ करती हैं बच्चियां। क्या बोलते हैं हम लोग? दाक्षिणात्य शैली से बच्चियां वेद पाठ करेंगी। ये दाक्षिणात्य शैली से पाणिनि मंदिरम का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो दक्षिणायाः इदमिति दक्षिणा दिशा है तो दाक्षिणात्य, और पश्चात भव इति पाश्चात्य। पाश्चात्य शब्द भी सुना है, पाश्चात्य संस्कृति। ठीक है, तो आप मतलब कोई भी शब्द है, सब में जो भी प्रत्यय हैं वो आपके अष्टध्यायी से ही हो रहे हैं। आपको बस सूत्र यदि पक्के रहेंगे तो तुरंत याद में आएगा कि अच्छा ये प्रत्यय हो गया, अच्छा इससे ये प्रत्यय हो गया। तो पाश्चात्य मतलब जो पश्चिमी सभ्यताएं हुई उनको क्या कह दिया? पाश्चात्य। ठीक है, और पौरस्त्य है ना, पौरस्त्य मतलब क्या हो गया बताओ? पूर्व अपने जो संस्कृतियां हैं उनको क्या कहते हैं? पौरस्त्य। ठीक है ना, दाक्षिणात्य, पाश्चात्य और पौरस्त्य। तो ये सब शब्द आपके किस सूत्र से बन रहे हैं? दक्षिणा पश्चात पुरस्त्य। ठीक है, कापिष्याः श्फक, कापिष्याः पंचमी का एक वचन, श्फक प्रथमा का एक वचन। ठीक है, कापिशी शब्दात् श्फक प्रत्यय भवति शैशिकः। कापिशी प्रातिपदिक से श्फक प्रत्यय होता है शैशिक। तो क्या हो जाएगा? कापिष्याम भवमिति कापिशायनम मधु, कापिशायनी द्राक्षा। तो कापिशी देश है, कापिशी क्या है? देश है। तो कापिशी देश में होने वाला शहद, मधु है ना, द्राक्षा, किशमिश इत्यादि, तो उसको क्या बोल देंगे? कापिशायनी द्राक्षा। अविधेय के समान लिंग वचन होते जाएंगे। यदि मधु है तो कापिशायनम, वैसे होगा तो कापिशायनी। ठीक है, रंकोर मनुष्येण च, रंकोः पंचमी का एक वचन, अमनुष्य सप्तमी का एक वचन, अन प्रथमा का एक वचन। न मनुष्यः अमनुष्यः तस्मिन् अमनुष्ये। अर्थ हो जाएगा रंको प्रातिपदिकात् अण प्रत्यय भवति, चकारात् श्फक च शैशिकः। अमनुष्य अभिधेये, मनुष्य न कहा जा रहा हो तो रंको प्रातिपदिक से क्या होता है? अण और श्फक प्रत्यय होते हैं शैशिक अर्थों में। तो रंकौ भवः इति रांकवः गहु, रंकु देश में होने वाला जो बैल या गाय, और रांकवायणः गहु, जब श्फक कर लेंगे तो आयन होकर के बन जाएगा रांकवायन। यहाँ रंकु है ना, उ और गुणा से गुण हो जाएगा, यहाँ पर रांकवायन बन जाएगा। जुग प्राग पागुदक प्रतीचो यत्, जुग प्राग पागुदक प्रतीचः पंचमी का एक वचन, यत् प्रथमा का एक वचन। समास करिए। द्यौश्च, क्या रूप चलाते हैं हम लोग? द्यौश्च, प्राक्च, अपाक्च, उदक्च और प्रत्यक्च। प्रत्यंग प्रत्यंचो प्रत्यंच चलाते हैं ना, तो प्रत्यंच कैसे चलाएंगे रूप? द्यौश्च, प्राक्च, अपाक्च, उदक्च, प्रत्यंच इति नहीं, प्रत्यंग प्रत्यंचौ, अच्छा प्रत्यंग एक वचन है, तस्मात् प्रतीच। तो द्यू, प्राक, अपाक, उदक, प्रति, प्रत्यक इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शैशिकः यत् प्रत्ययः परश्च भवति। द्यू, प्राक, अपाक, उदक और प्रत्यक, इन प्रातिपदिकों से शैशिक यत् प्रत्यय होता है। ठीक है, तो देखो दिवि भवम इति दिव्यम, मूल शब्द तो इसमें क्या है? दिव है ना, तो रूप हम लोग चलाते हैं द्यौश्च, तो दिवि भवम इति दिव्यम, तो दिव्य शब्द इससे बनता है। प्राची भवम इति प्राच्यम, अपाची भवम इति अपाच्यम, उदीची भवम इति उदीच्यम, प्रतीची भवम इति प्रतीच्यम। तो ये तो भव अर्थ में हमने कर लिया, आप लोग सभी अर्थ ले सकती हैं, जातः, तस्येदम इत्यादि, जब भी जिस अर्थ में करना होगा उस अर्थ में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का पाठ हम इतना ही रखेंगे। तो आप अब ध्यान देंगे कि जो आपके बहुत प्रसिद्ध शब्द जो आप रोज प्रयोग कर रहे थे उनमें ये प्रत्यय हो रहे हैं। ठीक है ना, और उसके क्योंकि कई अर्थों में हो रहे हैं इसलिए हम क्या कर लेते हैं, उस एक शब्द से अनेक अर्थ भी कर लिया करते हैं। तो ये शैक्षिक अर्थ की वैज्ञानिकता है शैक्षिक सूत्र की, इसको हम लोग को समझना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष बात।